नमस्कार, आज है तारीख 6 दिसंबर, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रियंका और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। सीरिया में अलेप्पो के बाद अब एक और बड़े शहर हमा पर विद्रोही गुटों ने किया कब्जा। क्या बशर अल असद की सत्ता बच पाएगी? करेंगे विश्लेषण। बशार असद का रिमूवल तो बड़ा मुश्किल ही थी कि बशार असद ने सिर्फ सीरिया में नहीं बल्कि जो गल्फ कंट्रीज थी, जो अरब वर्ल्ड थे, वहां भी अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है। किसानों के दिल्ली कूच को प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर रोका। क्या है मांगे, जानेंगे। हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार? हम इस देश के नागरिक हैं। और सुनेंगे यूपीएससी छात्रों को कोचिंग देने वाले अवध ओझा को भी। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल के हमलों के बाद उत्तरी गजा में काम कर रहे आखिरी कुछ अस्पतालों में से एक के निदेशक का कहना है कि हमलों में अस्पताल को काफी नुकसान हुआ है। होसाम अबू सफी ने कहा कि कमाल अदवान अस्पताल में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हमलों से पहले कोई चेतावनी या निकासी आदेश नहीं दिया गया था और अस्पताल में सुविधाएं अब न्यूनतम स्तर पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक्स अकाउंट से किए गए लंबे पोस्ट में आने वाले दिनों में पार्टी के आंदोलन की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है। पोस्ट में लिखा है, हम 13 दिसंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पेशावर में एक भव्य सभा का आयोजन करेंगे और इस सभा में भाग लेने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करेंगे। इस संदेश के जरिए इमरान खान ने विचाराधीन राजनीतिक कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर की घटनाओं की पारदर्शी जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है। दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख हान डोंग-हुन ने मार्शल लॉ को लागू करने की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति यूं सुक योल को सत्ता से तुरंत हटाने का आग्रह किया है। बेशक मार्शल लॉ के इस कदम को तुरंत रद्द कर दिया गया था, लेकिन हान डोंग-हुन ने चेतावनी दी है कि यून फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को हिरासत में लेने की योजना बनाई थी। संसद में पार्टी की बैठक के बाद हान ने बताया कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की आवश्यकता क्यों है। 저는 어제 준비 없는 혼란으로 인한 국민과 ने कहा कि हान डोंग-हुन कह रहे हैं, मेरा मानना है कि नए तथ्यों के मुताबिक कोरिया और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति यून सुक योल को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली है। आज राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, वर्तमान में ये सीट अभिषेक मनु सिंघवी के पास है, जो साल 2024 से साल 2026 तक के कार्यकाल के लिए तेलंगाना से निर्वाचित हुए हैं। ये मामला मेरी जानकारी में लाया गया और मैंने प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे आवश्यक समझा कि इस मामले में कानून के तहत जांच सुनिश्चित की जाए, जो अभी चल रही है। इस मामले पर राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने हैरानी जताई और बहुत अजीब वाकया करार दिया। पत्रकारों से बातचीत का एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सदन में मेरी कुल उपस्थिति 3 से 4 मिनट की रही होगी। मुझे अजीब लग रहा है कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति किसी की सीट के नीचे कुछ भी रख सकता है। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, जांच कराइए, हम जांच से भाग नहीं रहे, पर ये अचानक सीट का नंबर लेना, सांसद का नाम लेना, ये सब मैं समझता हूँ ये एक साजिश है सरकार की ओर से। ये सरकार की रणनीति है। पहले से ही उन्होंने मन बना लिया था कि आज हम नहीं चलाएंगे, और वहाँ मनानी का मुद्दा उठा रहे हैं या और किसी और मुद्दा हम उठाएं तो ये 50,000 और वो 50,000 रुपया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आज आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने कहा, अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात को देखते हुए रेपो रेट को 6.5% ही बनाए रखा गया है। ये आवाजें सीरिया के हमा शहर पर कब्जे के बाद विद्रोही गुटों के जश्न मनाने की थी, जहां विद्रोही सड़कों पर परेड करते हुए गोलियां चला रहे थे।
तो सीरिया के विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने हमा नाम के शहर से सेना के हटने के बाद उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। हालांकि सेना ने यह भी कहा है कि आम लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने फिर से अपने सैनिकों को तैनात किया है। लेकिन इससे पहले ही विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर भी कब्जा किया था बीते हफ्ते। तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में इन विद्रोहियों ने अपनी कार्रवाई तेज की थी और अब हमा पर कब्जा सप्ताह भर के भीतर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। सीरिया में इन ताज़ा हमलों का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम नामक इस्लामी चरमपंथी समूह और तुर्की समर्थित उसके सहयोगी गुटों ने किया है। बिल्कुल, और एचटीएस को असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले सबसे प्रभावी और घातक गुटों में से एक माना जाता था और ये पहले से ही इदलिब में एक प्रमुख ताकत हुआ करती थी। बिल्कुल, तो सीरिया में बीते कई सालों से जारी गृह युद्ध में अब तक करीब 5 लाख लोग मारे गए हैं सुमरन। इसकी शुरुआत साल 2011 में तब हुई थी जब बशर अल असद सरकार ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के दमन की कार्रवाई की थी। यहाँ साल 2020 में हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से संघर्ष काफी हद तक शांत रहा, लेकिन विपक्षी ताकतों ने उत्तर पश्चिमी शहर इदलिब और आसपास के प्रांत के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। करीब 14 साल पहले जब सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी प्रियंका, तब से लेकर अब तक ये पहली बार है जब हमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है सुमिरन, और इसीलिए जो भी सीरिया में ये संघर्ष फिर से एक बार तेज हुआ है उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी बयान दिया है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता बता दिया है। तो न्यूयॉर्क में वो बात कर रहे थे मीडिया से जब गुटेरेश ने ये कहा है, We are seeing the bitter fruits of a chronic collective failure of previous de-escalation. यहाँ पे गुटेरेश सभी पक्षों से खून खराबा बंद करने के लिए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस समय जो देख रहे हैं वो पहले सीज फायर के लिए हुए समझौतों को लागू ना कर पाने में संयुक्त तौर पर विफल रहने का नतीजा है। इसे अब बदलना होगा। 14 सालों से जारी संघर्ष के बाद अब समय आ गया है जब सभी पक्षों को सीरिया में मेरे विशेष दूत गियर पेडरसन से बात करनी चाहिए ताकि संकट से निपटने के लिए एक दिशा तय हो सके जो सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप हो, और अब गंभीर वार्ता का वक्त आ गया है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह के नए प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि वे सीरियाई सरकार के साथ खड़े हैं। एक रिकॉर्डेड स्पीच में नईम कासिम ने कहा कि सीरिया में विद्रोही गुट जो कर रहे हैं उसके पीछे असल में अमेरिका और इसराइल का हाथ है। नाइम कासिम कह रहे हैं कि गजा में विफलता और गतिरोध के बाद, लेबनान में युद्ध विराम के बाद और सीरिया को अपने पक्ष में करने में मिली असफलता के बाद वे इन आतंकवादी समूहों के जरिए सीरिया में फिर से उथल पुथल मचाकर सीरिया की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये सीरिया में अराजकता पैदा कर सके, उसे सीरिया को अपनी प्रतिरोधी की भूमिका से निकालकर उसे ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां वो इसराइल के हक में काम करे। बिल्कुल, और सुमरन हिजबुल्लाह जो है वो ईरान समर्थित गुट है और ईरान के साथ ही रूस भी सीरिया में बशर अल असद की सरकार के हक में है और इन दोनों ही मुल्कों ने काफी निवेश किया है बशर अल असद की सरकार में। जब साल 2015 में रूस ने सीरिया में विद्रोही गुटों के ठिकाने पर हमले किए थे शुरू, तो उस समय से लेकर आज तक विद्रोही गुटों को इतनी बड़ी कामयाबी कभी हासिल नहीं हुई है। जी। बिल्कुल, और संघर्ष को बढ़ता देख सीरिया के तीसरे सबसे बड़े होम्स शहर कमेम भी हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि विद्रोही इस शहर की ओर बढ़ रहे हैं। होम्स के लोगों को एटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी ने कहा कि आपका समय अब आ गया है। इस बीच सुमिरन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एटीएस के नहीं, ये एचटीएस जो जिस विद्रोही गुट ने कब्जा किया है ये वो गुट है और ये उन्हीं के प्रमुख हैं मोहम्मद अल जवलानी, जो होम्स के लोगों को ये कह चुके हैं कि अब आपका समय आ गया है। बिल्कुल, तो इस बीच हमा शहर में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो सुरक्षित इलाकों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये मोहम्मद वो अरबी में कह रहे हैं कि हमने जो आवाज़ें सुनी और यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल असामान्य है।
कोई भी इसे सह नहीं सकेगा। इसलिए हमने अपना सामान बांध लिया है और अब उत्तरी इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ तब लौटेंगे जब माहौल शांत हो जाएगा। कुछ देर पहले जो आपने आवाज़ सुनी वो मोहम्मद खालिद अल यूसुफ थे और अब ये खालिद अल मलेह हैं, जिनका कहना है कि हमा का रहने वाला हूँ मैं और अब संघर्ष के कारण काफरा जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हमारे गांव जा रहा हूँ। हालांकि विद्रोहियों की योजना अभी राजधानी दमिश्क तक जाने की है। एक ऐसे ही विद्रोही को सुनते हैं जो कह रहे हैं कि वो राजधानी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। इन विद्रोही का नाम नहीं अभी तक सामने आया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी खुशी जनता की खुशी में है और अब हम दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। यानी अब विद्रोही गुट जो हैं वो सीरिया की राजधानी की ओर जो बढ़ने का उनका खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमें कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी। पहली बात तो ये कि विद्रोहियों ने पूरी तरह से अभी सरेंडर नहीं किया था। तकरीबन 12 साल हो गए सिविल वार को, लेकिन अभी भी उनके 20-30% अभी भी जो टेरिटरी थी वो ऑक्यूपाइड थी। उनको ये ताकत मिली है 3-4 चीज़ों से। पहली बात यह है कि हिजबुल्लाह का जो सीज़फायर हुआ तो उनको लगने लगा कि हिजबुल्लाह जो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्टर था असद का, नाउ दे हैव बिकम डिफंक्ट। दूसरी बात, ईरान जो दूसरा सपोर्टर था उसको भी इजराइल ने बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। तीसरी बात यह है कि असद भी तकरीबन पिछले 3-4 साल से बहुत ही कॉम्प्लेसेंट हो गए थे और इसकी फोर्सेज भी बहुत हद तक कमज़ोर हो गई थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ 2024 में इजराइल ने 700 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, तो उनकी फोर्सेज भी ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो चुकी थी। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात यह है टर्की पिछले तकरीबन 1-2 साल से बहुत हद तक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है असद को कि आप हमसे पॉलिटिकल रिश्ते कायम कीजिए और जो स्टेटस को है उसी पे आप हमारे रिश्ते कायम कर लीजिए, जिसको असद ने बहुत दिन तक रिबफ करते जा रहे हैं। तो टर्की ने एक वाटर टेस्ट किया कि ईरान इज आउट ऑफ गेम, हिजबुल्लाह इज आउट ऑफ गेम, जो रशिया है वो बहुत हद तक यूक्रेन में इंगेज है, असद बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। तो उसमें अगर किसी तरह का सपोर्ट दे के अगर हम उस प्रेशर डाल सकते हैं तो ये बातें की जा सकती हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने इस ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद ही कहा कि हम अगर चाहें तो मीडिएट करा सकते हैं। लेकिन क्या इस बार बशर अल असद की जो सत्ता है वो बच पाएगी? देखिए, सत्ता तो बच जाएगी। उसकी वजह है कि सत्ता में ईरान ने और रशिया ने जो इन्वेस्टमेंट किया है सत्ता को प्रिजर्व करने में, उसको सर्वाइव कराने में, तो सत्ता को कोई खतरा नहीं है। बहुत हद तक अगर ये फोर्सेस कर सकती हैं तो और भी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर सकती हैं, कुछ हद तक 30 से 40%, 50% कर सकती है। लेकिन बशार असद का रिमूवल तो बड़ा मुश्किल ही थी कि बशार असद ने सिर्फ सीरिया में नहीं बल्कि जो गल्फ कंट्रीज थी, जो अरब वर्ल्ड थे, वहां भी अपने आप को उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है। तो जब तक कि अगर एक्सटर्नल जो सपोर्ट था वो अगर नहीं होगा इन फोर्सेस के लिए, तब तक बशार असद का जाना या उनका रिमूवल या उनका डिथ्रोनमेंट बड़ा मुश्किल है। इसलिए कि असद ऑलमोस्ट एक नॉर्मल रूलर हो चुके हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे इजिप्ट हो। तो उनकी सत्ता को तो खतरा नहीं है, लेकिन इंटरनल उनके लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। लेकिन अगर सत्ता पे आ जाएगा तो मेरे ख्याल में ईरान और रशिया दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव असद रिजीम। ईरान और रूस, आपने अभी खुद ही कहा कि वो दोनों ही 2 मोर्चों पे, अपने अपने मोर्चों पे उलझे हुए हैं। ईरान इसराइल से लड़ रहा है और रूस जो है वो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। तो ऐसे में क्या वो उसी एक्सटेंट तक जाके सीरिया को मदद दे पाएंगे? नहीं, उतनी तो मदद नहीं दे पाएंगे, लेकिन जबकि बिल्कुल अगर उनके उस पे आ जाएगी, बिल्कुल डाई पे अगर आ जाएगी, कि इसलिए कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है और असद का सर्वाइवल उनके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक बहुत ही रिलेवेंस रखता है। अभी उन्होंने बम्बार्डिंग शुरू कर दी है रशिया ने। ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर सीरिया में थे, तो एक तरह का ये जेस्चर था, एक तरह का सिंबॉलिक विजिट थी कि हम अभी भी असद के साथ हैं। और रशिया ने भी पूरा एश्योरेंस दिया है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस पूरे, जब जैसे ही विद्रोहियों ने शुरू किया अपना ऑपरेशन, उसके दूसरे दिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सीरिया में थे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपना पूरा स्टिक समझ रखा है। जिस विद्रोही गुट यानी कि हयात तहरीर अल शाम HTS ने जो कब्जे किए हैं 2 शहरों पे अभी तक, और तीसरे की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो कितना बड़ा गुट है और ये कितना खतरनाक है? देखिए, ये जो है गुट है, इसका पुराना एसोसिएशन जो है अलकायदा से ही, उसका ब्रेकअवे ग्रुप है। पहले इनका जो विक्ट्री फ्रंट था, ये था वो था। लेकिन इनका जो है तकरीबन, जब रशिया और सीरिया ने तकरीबन सारे जितने आउटफिट्स थे उसको सबड्यू कर दिया, ये वाहिद ग्रुप है जो अभी भी 20 से 30% सीरियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं,
मर्सेनरीज हैं, बहुत ज़्यादा एम्यूनिशन हैं। और अभी जो इन्होंने रिसेंट जो ऑपरेशन किया है वो कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सीरियन आर्म फोर्सेज ने जो वेपन छोड़ के गए भागे हैं, ये उनके हाथ में आ गया है। तो इसका सपोर्ट जो है ईरान का सपोर्ट भी है, हिजबुल्लाह का सपोर्ट था, लेकिन वो चीज़ें कम हो गई हैं। लेकिन कम से कम वो उन्होंने अपने लिए एक टेरिटरी जो है कार्व आउट कर ली है जहाँ पर उनका पूरा रूल चलता है। वो बहुत ही कंसोलिडेटेड हैं, बहुत ही इस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि और भी फैक्शंस जो हैं वो भी इससे इस एक्शन के बाद इम्बोल्डन हो गए। तो ऑटोमेटिक ये होगा कि अगर चीजें बहुत दिन चलती हैं तो 15 दिन 20 दिन अगर हम आप सुनेंगे कि एक एंटी फैक्शन तैयार हो गया। तो ये ग्रुप तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ की ज्योग्राफी से, वहाँ के पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा तक अवेयर है। लेकिन एक फुल फ्लेज कंट्रीज को काउंटर करना जिसकी अपनी लेजिटिमेसी है, चाहे रशिया हो चाहे सीरिया हो, तो उनकी अपनी एंटिटी है, ग्लोबल एंटिटी है, उनके पास जो चीजें हैं, तो उसमें उनका सर्वाइवल या बहुत हद तक ये कहें कि वो बिल्कुल ओवरवेलम कर जाएंगे पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को, पूरी टेरेन को, ये ज़रा मुश्किल है। लेकिन एक तरह का एक जिटर तो है, पॉलिटिकल जिटर लोगों को कहते हैं कि लोकल लोग जिस तरह से वहाँ से डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया है, जिस तरह से इराक ने अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पर लगा दिया, तो एक तरह का फियर हो गया है। और इसको लोग एक पैरेलल ड्रा कर रहे हैं जिस तरह से मुसुल में ISIS ने जैसा राइज हुआ था, उसी तरह का सडन राइज देख रहे हैं। तो जिस तरह से इराक ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, ईरान एक्टिव हो गया है, रशिया ने डिस्पाइट इट्स एंगेजमेंट विद इन यूक्रेन वो एक्टिव हो गया है, और जो जितने सारे अरब वर्ड्स हैं वो उनको इस तरह का कंसर्न हो गया कि ऐसा ना किस तरह का सडन राइज हो जाए। लेकिन मैं नहीं देखता कि ऐसा कोई बहुत ही खतरनाक या बहुत ही ऐसा होगा कि पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लेंगे, असद की रिजीम को टॉपल डाउन कर देंगे। उस वक्त जब नहीं कर पाए तो अब करना मुश्किल है मेरे ख्याल। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी को। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchohindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे जनता देख रही है ना, आपकी हैट्रिक होने जा रही है। वही जनता, पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, हर आदमी कह रहा है भैया दिल्ली तो हम केजरीवाल को ही देंगे। सुनाएंगे आपको अवध ओझा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और प्रियंका, पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। पिछले करीब 9 महीनों से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। महीनों से बैठे किसान संगठनों ने 6 दिसंबर यानी आज दोपहर 101 किसानों के जत्थे के साथ दिल्ली कूच शुरू किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने के इंतजाम पहले से ही किए हुए थे और किसानों और प्रशासन के बीच झड़पों की खबरें आई। तो हरियाणा पंजाब की शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए सुमरन आज पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और किसानों को वहीं यानी शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। तो अब शंभू सीमा पर मौजूद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि इस जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं उन सब में 6 किसान घायल हो गए हैं और उन्होंने ये जत्था बंद कर दिया है, पर मार्च जो है वो उनका अभी भी जारी है। जी, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि शनिवार का जत्था फिलहाल तो रोक दिया गया है, अब वो परसों जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने कहा है कि हमसे बातचीत करना चाहते हैं, साथ ही शनिवार तक का समय दिया है उन्होंने केंद्र को और वो चाहते हैं कि वार्ता हो और हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल, और किसानों की जो मांगे हैं सुमिरन, जिसकी वजह से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, वो लगभग वही है जो पिछले किसान आंदोलन के दौरान थी, जैसे कि फसलों की न्यूनतम मूल्य की गारंटी, किसानों के कर्ज माफी, सस्ती बिजली और वो पेंशन भी चाहते हैं।
जी, तो अपना पक्ष उन्होंने ये रखा, कहा कि जो सरवन सिंह पंढेर है उन्होंने कहा है कि हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हम तो देश दुनिया को दिखाना चाहते थे, जो केंद्र के झूठे मंत्री, जो राज्यों के भाजपा के झूठे मंत्री ये चिल्ला चिल्ला कर चैनलों पर बोलते थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली से आपत्ति है, आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली आ जाइए। और ये उच्चतम न्यायालय में भी दोनों सरकारों ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में भी कहा, तो ये आज देश जवाब मांग रहा है कि क्या अगर पैदल जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। हम इस देश के नागरिक हैं। तो जैसा कि अभी हम सुन रहे थे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को, जो सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जता रहे थे, उन्होंने कल ही यानी गुरुवार को ये ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और किसानों के दिल्ली कूच की वजह से ही प्रशासन ने हरियाणा के अंबाला के कुछ हिस्सों में आज इंटरनेट सेवाओं पर रोक भी लगा दी है। तो गुरुवार को ही अंबाला पुलिस ने किसानों के दिल्ली मार्च की योजना की वजह से अलर्ट भी जारी किया था सुमिरन, और सीमा पर सुरक्षा जो है उसका जायजा लेने के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा गया था। तो किसानों के जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा सीमा पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई। अंबाला के एसपी ने पत्रकारों से कहा कि जहां तक दिल्ली कूच के आह्वान का सवाल है तो वो बकायदा परमिशन लेकर जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसानों का पक्ष तो प्रियंका हमने जान लिया, अब सरकार इस पे क्या कहती है ये जानना जरूरी है। तो सरकार की बात की जाए, सरकार यह आश्वासन दे रही है कि इस बात की गारंटी है कि कृषि उत्पाद एमएसपी पर खरीदे जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने आज एमएसपी को लेकर राज्यसभा में कहा कि हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सभी कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदे जाएं। ये मोदी सरकार की गारंटी है। जब उनसे प्रश्नकाल के दौरान एमएसपी को लेकर सवाल पूछे गए थे तब उन्होंने ये जवाब दिया था। वहीं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत करने के दरवाजे खुले हैं। किसान उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है हमारे कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। तो सुमरन देखिए, सरकार और किसान दोनों ही कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बातचीत अटकी हुई है फिर भी। लेकिन आज क्या क्या हुआ और आज अब आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर इस बार जो है किसान वो क्या मांगे रख रहे हैं वो हमें बीबीसी संवाददाता सुमेधा पाल बताएंगी, जो आज दिन भर वहां मौजूद थी और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तो शंभू बॉर्डर पर हम अभी भी मौजूद हैं और पूरे दिन का एक प्रकरण चला है यहाँ पर। यहाँ करीबन 1000 से ज्यादा किसान और उसके साथ साथ जो उनके परिवार हैं, उनके जत्थे यहाँ पर मौजूद थे। ये बोला गया था कि 101 किसानों का जत्था आगे दिल्ली की ओर कूच करेगा और खास तौर से क्योंकि सांसद का सत्र चल रहा है, किसानों ने कहा कि पिछले 9 से 10 महीनों से वो यहीं पर शंभू पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, इसीलिए नए सिरे से अब वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं। और जितनी भी वार्ता केंद्र सरकार के साथ उनकी हो रही थी वो उस तरह से नहीं हो पाई है जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी। कल भी रात को एक फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के साथ वार्ता की जाएगी, 11 बजे तक का इंतजार किया जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो आज दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी, जो हमें आज देखने को मिला। तो हमने देखा कि प्रशासन ने एक कंक्रीट का बड़ा बैरियर तैयार किया था शंभू बॉर्डर की तरफ, जो हरियाणा की साइड है वहां पर, और लगातार आंदोलनकारियों को, किसानों को यही कहा जा रहा था कि उस बैरियर के करीब वो ना आए और वहां से पीछे हो जाएं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। उसके बाद किसान जब भी उस जाली के करीब आ रहे थे, उस बैरियर के करीब आ रहे थे, वहां पर पहले तो हमने देखा कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे थे प्रशासन के लोग। उसके बाद उन्हें पीछे करने के लिए और खदेड़ने के लिए एक तरह से आंसू गोले का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल करा गया, जिसके बाद तकरीबन फिलहाल 6 लोगों के थोड़ा जख्मी होने की खबर है और उन्हें लेकर के जाया गया है सरकारी अस्पतालों में। इसमें कुछ वृद्ध लोग भी शामिल हैं जो वहीं पर जाली के पास थे, बैरिकेड के पास थे, और कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं जो कह रहे थे कि उन्हें भी आंसू जो गोले थे उनसे टारगेट किया गया और उन्हें उस पे चोट आई है उसकी वजह से। तो अब किसानों ने क्या कहा है कि वो अब क्या करने का सोच रहे हैं आगे? फिलहाल जो जत्था है वो पीछे हट चुका है और फिलहाल ये बड़ा फैसला एक तरह से किसान मुक्ति मोर्चा के जो लीडर्स हैं और जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी किया गया और शाम के समय जाकर के एक फैसला लिया गया है कि फिलहाल इस जत्थे को पीछे रखा जाएगा। कल का जो दिन है वो सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने का दिन तय हुआ है कि दोबारा नए सिरे से एक वार्ता की जाएगी केंद्र सरकार के साथ, और अगर वो वार्ता संतुष्टिपूर्ण नहीं होती है तो फिर किसान दोबारा से कोशिश करेंगे। 8 दिसंबर की तारीख दी गई है जब एक नए सिरे से 101 किसानों का जत्था फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ जो प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद थे वो भी लगातार यही कह रहे थे कि इस बैरिकेड के पीछे अगर जब किसान बैठे हुए हैं तो वो बैठे रहें और पीछे ही रहें, लेकिन आगे बढ़ने की अनुमति उन्हें नहीं है। किसान लगातार यही कह रहे हैं कि उनका जो पक्ष था वो यही था कि वो पैदल चल करके सांसद जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, और 10 बड़ी डिमांड्स हैं जिस तरह से जो पिछले कुछ समय से वही रही है लगभग, तो उन्हीं डिमांड्स को, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने लगातार, हमने देखा कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही कहा कि आगे बढ़ने की अनुमति फिलहाल किसानों को नहीं है, अगर उन्हें अनुमति होती तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता। तो आज शंभू बॉर्डर पर सारे दिन मौजूद रही बीबीसी संवाददाता सुमेधा पाल, और किसान आंदोलन या इस कूच से जुड़ी कोई भी खबर आप पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com के पन्ने पर आप जा सकते हैं, नहीं तो BBC हिंदी का YouTube चैनल और Facebook चैनल्स आपके लिए हमेशा हैं। बिल्कुल। और सुमिरन, क्या आप संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की जो तैयारी करवाते हैं छात्रों को, उन टीचर यानी अवध ओझा को जानती होंगी? जी बिल्कुल जानती हूँ, और मुझे मालूम है आप किस बारे में बात करने जा रही हैं। उनके कई वीडियो वायरल भी हो चुके हैं और एक और वीडियो अभी वायरल हुआ है जी। तो हुआ ये है कि अवध ओझा ने 2 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और अब इंटरव्यू के लिए उनके पास मीडिया वाले पहुंच रहे हैं, तो बीबीसी भी गया है उनके पास, लेकिन बीबीसी के इंटरव्यू को अवध ओझा ने बीच में छोड़ दिया। हालांकि आज सुमिरन अवध ओझा ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि कल बीबीसी के साथ उनका इंटरव्यू बढ़िया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके एक वॉलंटियर ने अनजानवश पत्रकार महोदय को रोक दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। तो पहले सुनते हैं कि हुआ क्या था। आपकी पार्टी के जो शिक्षा मंत्री थे वो तो शराब घोटाले के आरोप में जेल में रहे हैं और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहे हैं, और ये आप ही के शब्द हैं, आपने ही अपने वीडियो में बोला था कि ये लोग जेल गए हैं। तो अचानक से आपने शायद मेरा पूरा वीडियो सुना? जी आपने उसमें बोला था, 3-4 जगह जिक्र किया था कि ये शराब घोटाला हुआ और ये सब ईमानदार पार्टी थी। तो क्या आपका हृदय परिवर्तन हो गया है? मैंने कहा ना, आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं सुना। जब उस पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को आना चाहिए, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को आना चाहिए, ये मैंने कहा, पूरी वीडियो पढ़ी। तो उन्होंने तुरंत मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि अच्छा, पर ये लोग तो आरोप में अंदर गए। मैंने कहा आरोप सिद्ध हो गया? बोले नहीं। मैंने कहा सिद्ध हो जाएगा। फिर मैंने उनसे क्या कहा, आप उस लाइन पर ध्यान दीजिए। मैंने उनसे कहा कि जब भी जो जनता किसी का निर्माण करती है, जनता देख रही है ना, आपकी हैट्रिक होने जा रही है। वही जनता, पूरी दिल्ली में मैं घूम रहा हूँ, हर आदमी कह रहा है भैया दिल्ली तो हम केजरीवाल को ही देंगे। क्यों देंगे? मैं 3 दिन से स्कूलों में जा रहा हूँ, सरकारी स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो अब जनता निर्णय करेगी या विपक्ष पार्टियां निर्णय करेगी? और आरोप लगा है तो उस पर केस चलेगा, वो जुडिशरी का काम है। अगर वो निर्णय देती है तो वो जो भी निर्णय दे। तो अगर आप ये पूरा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो पूरा नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरा हो ही नहीं पाया सुमिरन। तो अगर आप ये इंटरव्यू सुनना चाहते हैं जिस हालत में ये है, तो आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट और सभी सोशल मीडिया साइट्स पर इसे सुन सकते हैं। और तो जाने से पहले कुछ स्पोर्ट्स के बारे में आप बताना चाहेंगी?
बिल्कुल, शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के एडिलाइड में शुरू हुए टेस्ट मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई। ये डे एंड नाइट टेस्ट मैच है और इसे गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है, इसे पिंक बॉल से। बिल्कुल, ये इसीलिए खास है आज। जी, दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरी टीम, भारतीय टीम जो है, उसकी शुरुआत बहुत खराब रही। बिल्कुल सिमरन, तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को, समय वही शाम के 7:30 बजे। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। मुझे और सिमरनप्रीत कौर को दी इजाजत। नमस्कार।